वेलकम टू माय वीडियो साहित्य क्लासेस। मेरे चैनल को आप लोग सभी को स्वागत है। तो मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्रोनोलॉजी बेस है ये, और उसमें हम लोग ओल्ड इंग्लिश पीरियड 14th सेंचुरी, देन योर 16th सेंचुरी, 15th सेंचुरी को ऑलरेडी हम लोग कवर कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज में। तो आप लोग अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पहले 2 वीडियो जरूर देखना। आपको यूजीसी नेट, सेट, गेट, एसएसबी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को हेल्पफुल होगा, एनी लेक्चरशिप एग्ज़ाम के लिए। तो मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाती हूँ जो इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। और मेरी वीडियो मतलब जो सब्जेक्टिव, जैसे ग्रेजुएशन पीजी में पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव, उन लोगों को डिटेल्स चाहिए, ऐसे भी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो सभी तरह के जो इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, पीजी लेवल के हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टुअर्ट लिटरेचर, इसको बोलते हैं प्यूरिटन पीरियड। और इसमें हम लोग देखेंगे जॉन डन की डिटेल्स, जॉन मिल्टन के डिटेल्स हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टुअर्ट लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज द प्यूरिटन एज, जो कि शुरू होता है 1603 to 1660। और इस पीरियड को और क्या बोला जाता है? एज ऑफ मिल्टन भी बोला जाता है। इस पीरियड को एज ऑफ मिल्टन भी बोला जाता है। द होल एज वॉज डोमिनेटेड बाय सिविल वॉर। इसमें इस पीरियड में बहुत ज़्यादा सिविल वॉर भी हो रहा था। द वॉर वॉज बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट। किंग और पार्लियामेंट के बीच में बहुत ज़्यादा वॉर इस पीरियड में हुआ है। दिस वॉर लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स। सो इस पीरियड में क्या ना, जो चार्ल्स लोग हैं, ये चार्ल्स लोगों का एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। सो उनका फीचर्स, इस पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। इट वाज एन एज ऑफ ट्रांसमिशन स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन एज ऑफ शेक्सपियर एंड द जैकोबियन एज, एंड आपका एन एरा ऑफ प्रोलगेशन ऑफ एलिजाबेथन एज। मेनी चेंजेस वेर ब्रॉट अबाउट, कोलोनियलिज्म, मेटेरियलिज्म, मतलब इस पीरियड में हम लोगों का कोलोनियलिज्म, मेटेरियलिज्म ये सब आया है। देन ह्यूमनिज्म, इम्प्रूव्ड ह्यूमनिज्म। देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ के पीरियड में, इस पीरियड में ज़्यादातर पीस और प्रॉस्पेरिटी आया था। प्यूरिटन एंड कैथोलिक्स मिलिटेंट, Puritan and Catholic militants, then pessimism and optimism in the age of Milton. So pessimism and optimism played a role of science. Then conflict of church and state. So इस पीरियड में आप लोग एक तरफ पीस प्रॉस्पेरिटी हम लोग देख रहे हैं, दूसरी तरफ कॉन्फ्लिक्ट भी है चर्च और स्टेट के अंदर। तो ये है आपका और द मेन फीचर्स ऑफ योर स्टुअर्ट लिटरेचर। देन नेक्स्ट, तो उसके बाद क्या है ना, उनका पोइट्री, जो प्यूरिटन पोइट्री में कौन कौन सा फॉर्म्स डेवलप्ड हुआ था पोइट्री के अंदर, उन लोग कौन से फॉर्म में ज़्यादातर लिख रहे थे, जैसे कि द लिरिक, द एपिक, द ऑड, द डिस्क्रिप्टिव, ये सब उन लोग मतलब लिरिक लिख रहे थे, एपिक लिख रहे थे। एपिक जैसे कि आप लोग का जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इस पीरियड में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देन उनका जो सम इम्पोर्टेंट पोएट्स कौन कौन सा हैं प्यूरिटन एज में, जैसे मिल्टन, डॉन, खावले, हार्वर्ड, सकलिन। देन इन लोग जो इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूजीसी नेट में आता है। देन सम प्रोच राइटर ऑफ द प्यूरिटन एज, जैसे मिल्टन, फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। देन बर्टन, थॉमस बर्टन, ये सब प्यूरिटन प्रोच राइटर्स हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, इसमें हम लोग देखेंगे अभी मतलब इन प्यूरिटन एज में स्टुअर्ट लिटरेचर में मेटाफिजिकल पोइट्री भी एक का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कि डिस्प्ले ऑफ लर्निंग। तो मेटाफिजिकल पोइट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग का डेप्थ दिखाई देता है। फार-फेच्ड इमेजेस, प्रीडोमिनेंस ऑफ फैंसी रादर देन इमेजिनेशन, यूज ऑफ कंसिस्ट, ये सब आपका मेटाफिजिकल पोइट्री में आता है।
तो मेटाफिजिकल पोइट्री का इम्पोर्टेंट कौन है? जॉन मिल्टन। सो जॉन मिल्टन का टेन्योर है 1572 टू 1631। सो ये मतलब जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट है, और ये किसके ऊपर ज़्यादातर लिखते थे? बियॉन्ड द फिजिकल रियलिटीज लाइक डेथ, सोल, लाइफ, उनके बारे में ज़्यादातर ये लिखे हैं। ही बिलोंग्ड टू अ स्कूल ऑफ थॉट कॉल्ड मेटाफिजिकल स्कूल। मेटाफिजिकल स्कूल से बिलोंग करते थे, और दिस इज स्टाइल ऑफ राइटिंग इन विच मेटाफिजिकल पोएट्स गैव अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट टू दिस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट मतलब क्या थीम देते थे पोइट्री में, और ज़्यादातर वो डेथ, सोल, लाइफ, मतलब आफ्टर द डेथ, अबाउट द सोल, ये सब लिखते थे। सो उनका क्या क्या पोइट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि आप लोग का obscurity, wit, paradox, then your questioning, use of conceit, use of hyperbole, philosophical handling of an issue which includes thesis, antithesis and synthesis, इनके ऊपर ये ज़्यादातर अपने पोइट्री में लिखते थे जॉन डन। और जॉन डन के पोइट्री बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, फिलोसॉफिकल है उनका पोइट्री। सो जैसे उनका वर्क अगर हम लोग देखे हैं तो डॉन हैज रिटन लव पोएम्स एंड डिवाइन पोएम्स एज वेल। लव पोएम भी लिखते थे, उसके साथ डिवाइन पोएम भी लिखते थे। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिच लव पोएट्री, लव पोएट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? हिच लव पोएट्री इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन ऑफ हिच ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। हिच लव पोएम्स आर ए रिबेलियन अगेंस्ट द पेट्राचन मॉडल। Then women's treatment is different in his love poetry. Don't give importance to spiritual love thoughts. He doesn't deny the reality of physical love. So physical love को उतना वो importance नहीं देते थे, मतलब ज़्यादातर यूनियन ऑफ द सोल उसको इम्पोर्टेंस देते थे, मतलब फिजिकल ब्यूटी को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, इनर ब्यूटी को वो ज़्यादातर अपने पोइट्री में दिखाई देते थे। देन वुमेन को डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्रेशन कर रहे थे, और स्पिरिचुअल लव को ज़्यादातर वो अपने पोइट्री में मतलब लिखते थे। देन उनका जो है लव पोएम में उनका जो 3 एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर वो डिस्कस करते थे, जैसे कि एस्पेक्ट ऑफ लव, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, कंजुगल और सेंसुअल एस्पेक्ट। ये तीनों एस्पेक्ट को लेके डॉन अपने लव पोएम में लिखते थे। और जॉन डॉन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, मेटाफिजिकल पोएट्री के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है आपका यूजीसी नेट में। अगर हम लोग देखेंगे डॉन के स्पिरिचुअल और इंस्पिरेशनल पोएट्स जो हैं उनके मतलब कैसा टाइप का वो लिखते थे, जैसे कि दिस पोएट्री इज एन एग्जांपल ऑफ द स्टार्च बिलीफ ऑफ अ पैशनेट क्रिश्चियन जॉन डन हिमसेल्फ। देन जैसे कि अगर हम लोग देख रहे हैं क्या उनका जो इन द बिगिनिंग देयर इज ए व्हाट ड्रामेटिकल टच इन हिज पोएम्स, जैसे ही यूज्ड फर्स्ट पर्सन ग्रामेटिकल टच आई वी इन द पोएम्स। अपने पोएम्स में आई और वी ज़्यादातर वो यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं उनका पोएट्री में जैसे ही रिफ्लेक्ट्स इन हिच डिवाइन पोएट्री द बेसिक क्रिश्चियन आइडियोलॉजी, क्रूसिफिकेशन, रिसरेक्शन, डे ऑफ जजमेंट, होली ट्रिनिटी, उनको वो अपने पोएम में लिखते थे। जैसे कि क्राइस्ट द सन, गॉड, अप्लाई, स्पिरिट, ऐसे मतलब अपने पोएम में वो लिखते थे। ही हैज यूज्ड डेथ इमेजरी, डेथ इमेजरी को भी विथ सेंसुअल इमेजरी इन द डिवाइन पोएट्री एंड सॉन्ग्स, जैसे दी वर्ड्स लाइक बिथ्रॉड, स्पाउज, ग्रूम, ब्राइट, रेविश, ऐसे वर्ड वो यूज कर रहे थे अपने पोएट्री में। तो अगर हम लोग देखेंगे ड्रामेटिक टच ऑफ जॉन डन, जैसे कैनोनाइजेशन उन लोग वो लिखे हैं, फ्ली लिखे हैं, तो ये है ना मतलब जैसे कि दी सन राइजिंग, ड्रामेटिक टच, बिजी ओल्ड फूल, ऑनस्योली सन, व्हाट डूस्ट दाउ दस, ये सब उनका पोएट्री में आता है।
देन नेक्स्ट उनका जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन, द प्रोज राइटर सर फ्रांसिस बेकन। उनका टेन्योर है 1561 to 1626. He was the writer of 16th century and its background was Renaissance. फिर क्या हुआ, वो प्रोज राइटर के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा क्या फेमस है। He was man of letter, master of English prose, lawyer, member of parliament, essay writer, philosopher, as well a great thinker. Then essay writing is a genre. Montaigne was a French essay writer, but Bacon was the first writer in English essay writer. So Montaigne को तो फ्रेंच एसेइस्ट फर्स्ट मतलब एसेइस्ट जाना जाते हैं, और इंग्लिश फर्स्ट एसेइस्ट फ्रांसिस बेकन है। He also wrote on science as norm organum and represented the scientific methods. As philosopher, 1621 he was charged by barbary and downfall. ये क्वेश्चन में आया था, मतलब कौन से ईयर में, मतलब ही वॉज चार्ज्ड बाय बारबेरी एंड डाउनफॉल, यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। ही इज स्टिल रिगार्डिंग एज ए ग्रेट थिंकर। देन आफ्टर द ग्रेट एंशियंट फिलोसोफर्स लाइक विलियम ऑफ ओकहैम, जॉन वेक्लिफ died in 1384, there was a philosophic gap occurred and the gap was finished by Sir Francis Bacon. मतलब विलियम ऑफ ओकहम वेक्लिफ के बाद जो एसेइस्ट फेमस हुए थे वो सर फ्रांसिस बेकन है। देन हिज फर्स्ट एंड वॉज इटालियन ह्यूमनिज्म एंड देन क्रिश्चियन प्लाटोनिज्म। देन बेकन स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, कैसे स्टाइल में वो लिखते थे, एफोरिज्म, एफोरिस्टिकली स्टाइल, सो एफोरिज्म स्टाइल में वो लिखते थे। देन उनका और कौन कौन सा स्टाइल है, जैसे कि क्वेश्चंस, मैक्सिम्स, वाइल्डली विजडम, देन शॉर्ट, कॉम्पैक्ट, कॉन्डेंस्ड, क्रिस्पी सेंटेंसेस वो लिखते थे, जैसे कि रीडर को ज़्यादा पढ़ने के लिए मतलब जिल पैदा होगा। सो pragmatic approach, a man of Renaissance, lost of power, education and money, a well-learned man है। then dispersed, scattered, shattered, not composed. नेक्स्ट वन उनका ऑब्जेक्टिव, हाँ अगेन ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसोफर मैकियावेलिस बुक द प्रिंस। दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूजीसी नेट और सेड एग्जाम। सो मतलब फ्रांसिस बेकन कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए थे, मैकियावेलिस के बुक जो प्रिंस हैं उससे वो इन्फ्लुएंस हुए थे। देन ऑब्जेक्टिविटी, हिज एसेस आर handbook of worldly wisdom for the practical man who wanted to attain successes in his life. Then utilitarian approach in his writing, you can find historical and biblical references, you can find. Then metaphorical language also he used in his writing. Then what is the aphoristic style, मतलब जैसे कि ही डजंट ड्रॉ कंक्लूजन और द कंक्लूजन इज अप टू रीडर, जैसे कि हम लोग बोलते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल इज स्टाइल इन विच ही रोट इन क्वेश्चंस। तो उनका राइटिंग में कंक्लूजन में होता क्या है, कंक्लूजन वो खुद ड्रॉ नहीं करते हैं, रीडर के ऊपर छोड़ देते हैं कि रीडर उसको कैसे परसीव करेंगे, ये उनका राइटिंग स्टाइल है। देन बेकन्स का इम्पोर्टेंट एसे कौन कौन सा है, ऑफ रिवेंज, ऑफ पेरेंट्स एंड चाइल्ड, ऑफ डेथ, ऑफ ग्रेट प्लेसेस, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ स्टडीज some books are to be lasted, others to be swallowed and few are to be chewed. This is also very important line of the essay of studies, and this question also already asked in your examination. Then of discourse of truth, so of truth का quotation, जैसे all questions are aphoristic style, readings make the full man, conferences makes a man ready, and writing makes a man one exact man. This is the what quotations. So next the examples of threefold sentence. So threefold sentence क्या है, जो
फ्रांसिस बेकन यूज कर रहे थे। इट इज हेवन अपॉन अर्थ टू मूव मेन्स माइंड टू चैरिटी, रेस्ट ऑन प्रोविडेंस एंड द मूव्स अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रूथ। दिस इज फ्रॉम ऑफ ट्रूथ। फॉर अ लाइफ एसेस गॉड ऑब्जेक्टिविटी एंड श्रिंक फ्रॉम मैन ऑफ ट्रूथ। ये ऑफ ट्रूथ से लिया गया है। जैसे रिवेंज इज ए वाइल्ड जस्टिस फॉर रिवेंज, दिस इज व्हाट योर एफोरिस्टिक स्टाइल। वैसे मतलब डिफरेंट स्टाइल उन लोग यूज कर रहे थे। जैसे कि फॉर द क्राउडेड इज नॉट द कंपनी एंड फेसेस आर बट ए गैलरी अ पिक्चर टॉक बट अ थिंकिंग सिंबल। जैसे कि ड्रम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वेयर देयर इज नो लव फॉर फैंसी। सो ए मिक्सचर ऑफ लाई विथ एवर एड प्लेजर ऑफ ट्रूथ। ये ऑफ ट्रूथ से लिया गया है। ऐसे वो डिफरेंट टाइप स्टाइल्स में वो लिखते थे। जैसे कि अनदर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, वाइफ्स आर यंग मेन्स मिस्ट्रेस, कंपेनियन टू मिडिल एजेस एंड ओल्ड मेन्स नर्सेस ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ से ये लिया गया है। ये उनका स्टाइल क्या है, यूटिलिटी अप्रोचेस यहाँ पे देखेंगे। देन डिस्पर्स मेडिटेशन, it is the mixture of what falsehoods is like alloy in the coin of gold and silver, which make the metal work the better, but it embellishes it. So this type of sentences he was using in his essay. So a mixture of lie doth ever add pleasure. So this is about your फ्रांसिस बेकन। और फ्रांसिस बेकन से कोटेशन मतलब वो लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग ये लाइन सब देखना होगा। Now we come to जॉन मिल्टन। सो जॉन मिल्टन जो है 1608-1674 उनका टेन्योर है। और ये तो बहुत वेल नोन पोएट्स है प्यूरिटन एज का, क्योंकि जॉन मिल्टन एज भी कहा जाता है प्यूरिटन एज को। मतलब ये पूरा डोमिनेंट करके उस एज को रखे थे, मतलब उनका राइटिंग्स में। ही वॉज ए प्योर क्रिश्चियन एंड प्यूरिटन। Puritans were those who had the drama, but drama was the main genre concerned by the Puritans. So Puritans लोग क्या हैं, उन लोग खुद को प्योर समझते थे और इन लोग ड्रामा एंटरटेनमेंट को ज़्यादातर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। लेकिन ड्रामा ज़्यादातर इम्पोर्टेंट मतलब फेमस जनरा था एज ऑफ प्यूरिटन में और मिल्टन एज में। So Milton was the great scholar of classical as well as Hebrew literature. So देखो मिल्टन के बारे में हेब्रू लिटरेचर ये क्वेश्चन में आया था रिलेटेड। कुछ तो एक क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं हो रहा है, लेकिन हेब्रू लिटरेचर रिलेटेड मिल्टन का क्वेश्चन आया था। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ चाइल्ड ऑफ द रेनासा। ही बिकेम ब्लाइंड लेटर। हिज वर्किंग स्टाइल, कैसे स्टाइल में उन लोग वो लिखते थे जॉन मिल्टन, ब्लैंक वर्स। ही वॉज अ पोएट ऑफ हिज पर्सनालिटी एंड वर्क। ही मेड कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स लाइक व्हाट योर ही मेड ब्लेंड ऑफ प्यूरिटनिज्म एंड रेनासा, pagans and Christianity is also in his works. He gave extreme absolute ideas in his work, those ideas which were not beneficial. देखो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो बनाने के लिए जी भी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है, तो अगर आप लोग एक लाइक भी कर देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा। He told that change is very necessary. He took Homeric similes in his work. He took Homer, Greek bridal, and he used this model in Paradise Lost. Then he wrote some sonnets. Sonnets भी लिखे थे, मतलब सनेट्स के ऊपर भी वो काम किए हैं, बहुत सारा सनेट भी लिखे हैं। His 1 or 2 works are on criticism. In fact, so no other English poet was so profoundly religious and so much an artist. In all this poetry, Milton sings about himself and his own lofty soul. He also wrote an epic style. He criticized because of use of conceit. Conceit is a far-fetched ideas. He praised that they are witty, intelligent and well-learned. So जॉन मिल्टन मतलब अपने लॉफ्टी सोल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लिखते थे और कॉन्सिट यूज कर रहे थे, फारफेस्ट में आइडियाज भी यूज कर रहे थे और उनका फेमस वर्क्स। और ये देखो ये आपका क्रोनोलॉजी है, ये आपका क्रोनोलॉजी है, ये आपको ज़रूर
पढ़ के जाना है। ये क्रोनोलॉजी है। मेरी वीडियो में अगर आप लोग देख रहे हैं मेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज, तो जहाँ पर क्रोनोलॉजी होता है मैं लिख दे रही हूँ कि ये क्रोनोलॉजी है, वहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको ज़रूर याद करके नोट करके रखना। जॉन मिल्टन के क्या क्रोनोलॉजी यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो यूजीसी जॉन मिल्टन के जो क्रोनोलॉजी वर्क्स है, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट फ्रॉम होमेरिक सिमिलिस, ये एपिक है। पैराडाइज रिगन, एल एलोग्रो इन चेयरफुल मूड्स, शॉर्ट फॉर्म। सेकंड पेंसोरोसो इन सैड मूड 1632, देन कैमस 1634, Lycidas or Lycids, Pastoral Elegy 1673. From the lives of the poets, he wrote up metaphysical poets from the lives of the poets as critical, a critical work 1624. He wrote on wit, especially about Khale. देन पैराडाइज लॉस्ट के बारे में आप लोगों को तो ये याद होगा, इज ए बिब्लिकल स्टोरी। इन पैराडाइज लॉस्ट, जस्टिफाइड वेज ऑफ गॉड टू मैन, देयर इज ए वॉर बिटवीन हेवन एंड हेल एंड साटन एंड गॉड। द रोल ऑफ साटन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही रिगार्डेड एज अ हीरो। देन लिसिडास यू नो दैट, और लिसिड्स, जैसे कि मिल्टन हैज रिटन it is a elegy, so it is written on the death of his friend Edward, so it fulfilled the form of pastoral. This is a criticize the church and clergymen of that time. He also gave many mythological references in his works. He seems very sad at his friend's death. So ये है important works। जैसे कि आप लोगों का Dr. Johnson criticized his Lycidas due to sad and death of his friend. So Dr. Johnson उसको criticize किए थे। ये भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है। इसको भी मतलब जॉन मिल्टन के वर्क को कौन क्रिटिसाइज किए थे, तो डॉक्टर जॉनसन है। देन योर कैमस जो है ये मिल्टन्स के माइंड के ऊपर वो लिखा गया है। मियरली पास्टोरल, इडिलिक टू द मोर सीरियस एंड प्रोस्पेक्टिव टेंडेंसी, द प्यूरिटानिक एलिमेंट एंटागोनिस्टिक टू द prevailing looseness in religion and politics becomes more prominent, but in spite of its serious and didactic strain, it retains the lyrical tone which is so characteristic of Milton's early poetry. So this is about your Milton and John Donne and about your Stuart literature or Puritan age. So in the next video we will come again with the next important things in the chronology basis of history of English literature. So अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना या सब्सक्राइब करना। So thank